द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी एक इमोशनल थ्रिलर सीरीज है जो मिस्ट्री के साथ साथ सौतेली माँ बेटी के कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है। कहानी का सेंटर है हैना और बेली का रिश्ता। हैना बेली की सौतेली माँ है, जिस वजह से बेली उससे दूरी बनाकर रखती है। शो एक इंटेंस मोमेंट से शुरू होता है जहाँ हैना गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है, लेकिन टूटे स्क्रीन पर ओवन की फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। ओवन उसका हस्बैंड और बेली का रियल डैड है। इसी बीच हैना को एहसास होता है कि बेली मिसिंग है, फोन टूट चुका है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और सिचुएशन ऑलरेडी टेंस है। जब हैना होटल रूम में वापस आती है, वहाँ एक अनजान आदमी मिलता है और फिर कहानी 4 दिन पीछे चली जाती है। हमें पता चलता है कि हैना एक टैलेंटेड वुड टर्नर है और उसमें ये स्किल उसके ग्रैंडफादर से आई है। ओवन एक टेक कंपनी द शॉप का टॉप कोडर है और फैमिली सोसालिटो कैलिफोर्निया के फ्लोटिंग होम्स में रहती है। बेली का अपने डैड के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो हैना को ज्यादा पसंद नहीं करती। तभी धीरे धीरे क्लूज मिलते हैं कि कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। अगले दिन सब नॉर्मल लगता है, पर तभी हैना को एक अजीब फोन कॉल आती है जिसमें माइकल के बारे में पूछा जाता है। साथ ही बेली के स्कूल की एक स्टूडेंट हैना को ओवन का एक छोटा सा नोट देती है जिसमें लिखा होता है प्रोटेक्ट हर। हैना फौरन ओवन के ऑफिस जाती है और देखती है पूरी बिल्डिंग FBI एजेंट से घिरी हुई है। ओवन गायब हो चुका है। इसके बाद हैना फौरन बेली के स्कूल जाती है। उसे वहाँ भी एक शॉक मिलता है, बेली के लॉकर में कैश से भरा हुआ एक बैग, साथ ही ओवन का एक इमोशनल नोट। उसमें वो क्लियरली लिखता है कि बेली उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये सब देखकर मिस्ट्री और डीप हो जाती है। अगर ओवन क्रिमिनल है तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने को क्यों कह रहा है। हैना की जर्नलिस्ट दोस्त जूल्स बताती है कि द शॉप के हेड पर गबन चार्जेस लगे हैं और हो सकता है इसमें ओवन इन्वॉल्व हो, लेकिन हैना यकीन नहीं करती कि ओवन बिना रीजन सब कुछ छोड़कर भाग सकता है। इस बीच एक आदमी बार बार इन्हें फॉलो करता दिखाई देता है। बेली का बिहेवियर टिपिकल एंग्री टीनेजर जैसा है। वो हैना पर भरोसा नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे हैना को एहसास होता है कि बेली की एज वही है जितनी उसकी थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए हैना डिसाइड करती है कि वो अपने ग्रैंडफादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनेगी और बेली को प्रोटेक्ट करेगी, चाहे सच कितना भी डार्क क्यों ना हो। फिर एंट्री होती है US मार्शल ग्रेडी ब्रैनफोर्ड की। वो क्लेम करता है कि वो ओवन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही वार्निंग देता है कि ओवन वैसा इंसान नहीं जैसा वो समझती है। अगले दिन सुबह से ही टेंशन हवा में है। द शॉप कोलैप्स हो रही है। न्यूज चैनल्स पर फ्रॉड और धोखेधड़ी की खबरें चल रही हैं। बेली का सोशल मीडिया फीड भी सिर्फ नेगेटिव अपडेट से भरा है, जो उसकी एंजाइटी और बढ़ा देता है। हैना बाहर से स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी पैनिक मोड में है। इसी बीच हैना को ओवन के साथ हुई एक पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है। ओवन ने अपने कॉलेज के दिनों का जिक्र किया था जब वो मौज मस्ती करता था। उसका कॉलेज ऑस्टिन में था, लेकिन जब भी डिटेल्स में जाने की बात आती थी वो टॉपिक अवॉइड कर देता था। उस वक्त हैना ने उसका पास्ट एक्सेप्ट कर लिया था। अब लग रहा है कि ऑस्टिन बस पुरानी या जवानी की एक नॉर्मल क्रेजी याद नहीं है। हो सकता है आज जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी शुरुआत वहीं से हुई हो। प्रेजेंट में हैना US मार्शल ग्रेडी के कहने पर अपने लॉयर कार्ल को कॉल करती है, लेकिन कार्ल अनअवेलेबल है। शक और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ जाती हैं। जब हैना बेली को स्कूल छोड़ती है, उसे लगता है कोई इनका पीछा कर रहा है। डर रियल हो चुका है। हैना परेशान होकर ओवन का लैपटॉप हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन FBI डिवाइस सीज कर लेती है। अब ऑफिशियली इनकी लाइफ इन्वेस्टिगेशन के रडार पर आ चुकी है। हैना फौरन कार्ल के घर पहुंचती है। यहीं एक शॉक मिलता है। कार्ल और उसकी वाइफ पैटी ने हैना से दूरियां बढ़ा ली, क्योंकि ओवन ने उन्हें द शॉप में इन्वेस्ट करने को कहा था। उन्हें लग रहा है ओवन पैसा लेकर भाग गया। हैना अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेक को कॉल करती है, जो एक लॉयर है। जेक का टोन कोल्ड है, जैसे हैना किसी कॉनमैन की वाइफ हो। ये हैना को हर्ट करता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि ओवन पैसों के लिए नहीं भागा। शाम में बेली को लगता है कि कोई घर में घुस आया है। पुलिस आती है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता। जूल्स और मैक्स भी आ जाते हैं। तब मैक्स एक क्रूशियल क्लू देती है। ग्रेडी का फोन नंबर ऑस्टिन का है। ये डिटेल हैना के दिमाग में क्लिक करती है। तभी कार्ल वापस आकर एक और सच कन्फेस करता है। उसने द शॉप में इन्वेस्ट ही नहीं किया था। असल में वो जुए में पैसे हार गया था, तो उसने इल्जाम ओवन पर डाल दिया। कार्ल याद करता है कि जब ऑस्टिन के एक कॉन्सर्ट का जिक्र हुआ था, ओवन डिफेंसिव हो गया था, जैसे प्रूव करना चाहता हो कि वो कभी वहाँ गया ही नहीं। हैना बेली से पूछती है क्या उसे ऑस्टिन का कुछ याद है। बेली फुटबॉल स्टेडियम याद करती है, व्हाइट और ऑरेंज कलर के साथ। ये कंफर्म करता है कि ओवन का ऑस्टिन से डीप कनेक्शन था। इमोशनली ड्रेन बेली बात करना बंद कर देती है, लेकिन हैना डिसाइड कर लेती है वो ऑस्टिन जाएगी।
जेक वॉर्न करता है कि FBI के बीच शहर छोड़ना रिस्की है, ग्रेडी को भी चकमा देना पड़ेगा, लेकिन हैना अब रुकने वाली नहीं। एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है, सिर्फ ड्रग्स या कॉलेज मिस्टेक्स US मार्शल को इन्वॉल्व नहीं करते। ऑस्टिन में कुछ बड़ा हुआ था। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है। हैना को याद आता है जब वो ओवन और बेली के साथ मूवी देखने गई थी। हैना अलग अलग पॉपकॉर्न बकेट ले आई थी और बेली ने उसका मजाक उड़ा दिया था। तब ओवन ने कामली हैना का साइड लिया और बोला कि हैना वही माँ बनेगी जिसकी बेली को जरूरत है। ये मेमोरी सिंपल लगती है, लेकिन अब जब ओवन मिसिंग है उसकी इम्पोर्टेंस डबल हो जाती है। प्लेन में बैठते ही हैना और बेली देखते हैं कि द शॉप का स्कैंडल अब सिर्फ कैलिफोर्निया तक लिमिटेड नहीं बल्कि नेशनल न्यूज बन चुकी है। ऑस्टिन लैंड करते ही जेक का वॉइस मेल आता है। FBI हैना का फॉर्मल इंटरव्यू लेना चाहती है। उसी मोमेंट हैना को फील होता है कि कोई कैलिफोर्निया से टेक्सास तक उसका पीछा कर रहा है। होटल चेक इन पर हैना मैक्स का कार्ड यूज करती है प्रिकॉशन के तौर पर। बेली को ये सब ओवर रिएक्शन लगता है क्योंकि वो अभी भी सिचुएशन की गहराई पूरी तरह समझ नहीं पा रही। वहीं एक आदमी हैना के घर घुसता है और ग्रेडी उसे ट्रैक कर लेता है। क्लियर है कि मल्टीपल फोर्सेस हैना के आसपास एक्टिव हैं। ऑस्टिन में हैना और बेली एक ह्यूज फुटबॉल स्टेडियम विजिट करती हैं ताकि बेली की मेमोरीज ट्रिगर हों। पहले कुछ याद नहीं आता, लेकिन एक फोम फिंगर देखते ही बेली को फ्लैशबैक हिट करता है। वो यही ओवन के साथ गेम देखने आई थी। दोनों फॉर्मल्स में थे, जैसे किसी शादी से आए हों। और जब हैना कहती है कि ओवन को फुटबॉल पसंद ही नहीं, तब शक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवन ने अपनी ऑस्टिन वाली लाइफ जानबूझकर छुपाई थी। वेडिंग थ्योरी को फॉलो करते हुए हैना जूल से 2011 के चर्चिस का डेटा निकालने को बोलती है। इसी बीच बेली इमोशनल ब्रेकडाउन फील करती है और बेस कॉन्सर्ट हॉल में चली जाती है, जहां वो अपनी साइडलाइन म्यूजिक ड्रीम को याद करती है। हैना उसे यकीन दिलाती है, प्रेजेंट को फिक्स करेंगे तो फ्यूचर भी ठीक हो सकता है। ये उनके बॉन्ड का इम्पोर्टेंट स्टेप है। फिर एंट्री होती है एविड के कॉल की। पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करता है, फिर इनडायरेक्टली हिंट देता है कि वो ओवन के पास्ट के बारे में ज्यादा जानता है। और सबसे चिलिंग पार्ट, उसे पता है कि हैना शहर छोड़ चुकी है, मतलब वो इन्हें ट्रैक कर रहा है। बॉबी ही एक लौता इंसान है जिसे कुछ नहीं पता। वो गिफ्ट बास्केट लेकर पहुंच जाता है। ग्रेडी उसे नोटिस करता है। असल में बॉबी बेली का बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ जब बेली और हैना चर्च पहुंचते हैं, इनके बीच क्लैश होता रहता है। केयरटेकर मिस मैकगवन शुरू में हेल्प नहीं करती, लेकिन हैना अपनी काम स्किल से उसे कन्विंस कर लेती है कि रिकॉर्ड्स चेक करे। इसी वक्त जेक वॉर्न करता है, अगर FBI ने हैना को ओवन के जुर्म से लिंक कर दिया तो जेल और बेली की कस्टडी दोनों खतरे में पड़ सकती है। फिर एक बड़ा खुलासा होता है। ग्रेडी उस आदमी को पकड़ लेता है जो हैना के घर में नजर रखे हुए था। पता चलता है उसे एविड ने भेजा था। ग्रेडी उसे भगा देता है और कैश वाला बैग अपने पास रख लेता है, जो उसके ग्रे कैरेक्टर को हाईलाइट करता है। जेक बताता है कि इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग ओवन, ओलिविया और बेली लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी पहचान फेक है। हैना याद करती है जब उसने बेली के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक प्ले टिकट्स लिए थे। उसकी इंटेंशन सिंपल थी, कनेक्शन बनाना, लेकिन बेली को लगा मानो हैना उसके और ओवन की दुनिया में घुस रही हो। तब टेंशन थी। अब आयरनी देखो, प्रेजेंट में बेली के पास हैना के अलावा कोई नहीं। फेक पहचान सुनने के बाद बेली इमोशनली हिल चुकी है। हैना डिसाइड करती है कि वापस ससेलिटो जाना चाहिए क्योंकि FBI इंटरव्यू अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बेली सीधा बोल देती है, घर में कुछ नहीं जो ओवन तक ले जाए। ये लाइन हैना को हिट करती है। वो फ्लाइट कैंसिल कर देती है। हैना ग्रेडी के ऑफिस कॉल करती है और पता चलता है कि ऑफिशियली वो छुट्टियों पर है, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है रूल्स के खिलाफ जाकर कर रहा है। जब हैना डायरेक्टली ग्रेडी को कन्फ्रंट करती है, वो उनके मिसिंग रिकॉर्ड्स पर साफ जवाब नहीं देता, बस उनकी लोकेशन पूछता है। हैना भी स्मार्ट हो चुकी है, वो सीधा एड्रेस नहीं बताती, सिर्फ हिंट देती है, ऑस्टिन। फिर एक और इमोशनल फ्लैशबैक। हैना को याद आता है कि कैसे उसकी माँ अलग अलग होटल से लेटर्स भेजती थी और ग्रैंडफादर उसे वर्कशॉप में बिजी रखते थे ताकि वो टूट न जाए। इसी मेमोरी से हैना को क्लैरिटी मिलती है, ओवन की कहानियों को पीसेस में तोड़ना पड़ेगा, कौन सा पार्ट सच था, कौन सा झूठ। इसी सोच के साथ वो और बेली ओवन के फेवरेट मैथ टीचर टॉबियस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ओवन ने बताया था कि कुकमैन ने उसे फेल किया था और वो मार्कशीट फ्रेम करके रखता था मोटिवेशन के लिए। साथ ही ओवन का क्लेम था कि उसने प्रिंसटन में पढ़ाई की, लेकिन रियलिटी ट्विस्ट देती है, कुकमैन ऑस्टिन में ही मिलता है। इसके बाद वो मैथ टीचर से मिलते हैं। पहले तो वो ओवन को याद नहीं करता, लेकिन जब वो फ्रेम मार्कशीट वाली डिटेल याद करता है तो उसे कुछ याद आता है। मार्कशीट उसने फेंक दी है। रिकॉर्ड चेक करने पर भी ओलिविया का नाम याद नहीं आता। इसी दौरान ग्रेडी की बॉस उससे पूछती है वो पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहा है,
क्लियर है मार्शल ओवन को जानते हैं और केस सीरियस है। आर्काइव रूम में ईयरबुक देखते वक्त बेली को पैनिक अटैक आ जाता है। उसके लिए ये मानना अनबियरेबल है कि जिस डैड पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, उसने उसके आसपास झूठ की दीवार खड़ी कर दी। हैना उसे काम करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी ब्रेक डाउन हो जाती है। बेली का दर्द उसके बचपन के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देता है। अब एक और फ्लैशबैक। हैना अपनी माँ की कार को खड़ा देखकर भी उनसे मिलने नहीं जाती। वो वर्कशॉप में जाकर वुडन वास बनाने लगती है। इसी मेमोरी से क्लिक होता है वो वास अभी भी उसके पास है। तभी जूल्स का फोन आता है, पैसों वाला बैग गायब है। लेकिन हैना के लिए पैसे सेकेंडरी है, सच पहले है। तभी मिस मैकगवन का फोन आता है। शादी गेम डे पर नहीं, प्री सीजन में हुई थी, चार्ल्स स्मिथ और एंड्रिया रीस की। रिकॉर्ड में कैथरीन स्मिथ का नाम दिखता है। जब हैना उसकी फोटो जूम करती है, शॉक हो जाती है। कैथरीन और बेली लगभग एक जैसी दिखती हैं। मतलब बेली जिसे अपनी माँ समझकर रोती रही, वो उसकी माँ थी ही नहीं। अब इनके पास एक चेहरा और 3 नए नाम हैं। यानी ओवन ने सिर्फ पहचान नहीं बदली, उसने पूरी फैमिली हिस्ट्री फिर से लिखी। बेली के लिए सबसे दर्द वाली बात यह है कि उसके डैड ने उसकी माँ के बारे में कभी क्लियरली कुछ नहीं बताया। वो हमेशा बात घुमा देता था, बस एक चीज बार बार बोलता था, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। इसी एक हिंट से हैना और बेली कैथरीन स्मिथ तक पहुंचती हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्हें पता चलता है कि कैथरीन का कनेक्शन द नेवर ड्राई नाम के एक बार से है। ये बार उसके फैमिली का था। इसी बीच यूएस मार्शल ग्रेडी ऑफिशियली उनकी सेफ्टी की बात करता है, लेकिन तब तक हैना और बेली खुद ही काफी आगे बढ़ चुकी होती हैं। वो द नेवर ड्राई के ओनर चार्ली स्मिथ तक पहुंच जाती हैं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से चार्ली की वाइफ एंड्रिया रीस थी, लेकिन अब वो कहता है कि वो सिंगल है। जब बेली एंड्रिया की फोटो देखती है, उसे अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वो चेहरा पहले देखा हो, पर उसे क्लियरली कुछ याद नहीं आ रहा। हैना बेली को सेफ रखने के लिए उसे कैफे भेज देती है और खुद बार के अंदर जाती है। अंदर चार्ली और कैथरीन के बारे में बात करते वक्त सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही हैना यूनिवर्सिटी और पुरानी बातों का जिक्र करती है, चार्ली गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कैथरीन की मौत कार हादसे में हुई थी, बिल्कुल वही कहानी जो ओवन हमेशा बताता था। सब कुछ तब बिगड़ जाता है जब हैना ओवन की फोटो दिखाती है। नाम नहीं लेती, सिर्फ फोटो। चार्ली का रिएक्शन देखते ही क्लियर हो जाता है कि वो ओवन को जानता है। वो घबरा जाता है। जैसे ही वो हैना को धमकाने वाला होता है, बेली वहां आ जाती है। सबसे शॉकिंग मोमेंट, चार्ली बेली को क्रिस्टीन कहता है। यही हैना को समझ आ जाता है कि बेली की पहचान में कुछ गड़बड़ है। दोनों वहां से भाग जाती हैं। बाद में ब्रिज के नीचे बेली को याद आता है कि वो पहले भी यहाँ आई थी और ओवन उसे क्रिस्टी बुलाता था। इतनी सारी सच्चाई एक साथ सुनकर उसे पैनिक अटैक आ जाता है। हैना उसे होटल ले जाती है। दूसरी तरफ ग्रेडी को ओवन का फोन मिलता है, जिसमें ईमेल्स का प्रूफ होता है। इससे लगता है कि शायद ओवन द शॉप स्कैम में दोषी नहीं था। हो सकता है किसी ने उसे फंसाया हो। होटल में हैना वापस घर जाना चाहती है, लेकिन बेली एंड्रिया से मिलना चाहती है। तब जूल्स कॉल करके सबसे बड़ा सच बताती है। ओवन का असली नाम ईथन यंग है। ये प्रूफ एक विल में मिलता है जो हैना के ग्रैंडफादर के वास में छुपा था। फिर पता चलता है कि निकोलस बेल नाम का एक खतरनाक आदमी इस सब में इन्वॉल्व है। वो कैथरीन का डैड और माफिया फैमिली का लॉयर है। ओवन ने कभी उस माफिया के खिलाफ गवाही दी थी, मतलब ओवन ने पावरफुल लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। जेक हैना को फोन तोड़ने को कहता है और वो फोन तोड़ देती है, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आती है, बेली गायब होती है। चार्ली सीसीटीवी फुटेज निकोल बेल को भेज देता है और ग्रेडी होटल पहुंचकर बेली के लिए मिसिंग अलर्ट इशू करता है। अब हमें 1999 में ले जाया जाता है, जहां कैथरीन और ओवन का रिश्ता दिखाया जाता है। अब क्लियर हो चुका है कि ओवन का असली नाम ईथन है और वो सालों से एक नकली पहचान के साथ जी रहा था। ये भी रिवील होता है कि जो फोटो पहले दिखाई गई थी, जो लड़की बिल्कुल बेली जैसी लग रही थी, वो एक असली लड़की थी जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन ईथन को ड्राइव पर ले जाती है, जहां उसकी कार पंक्चर हो जाती है। ईथन मैकेनिक बुलाने की बात करता है, लेकिन कैथरीन बताती है कि उसने अपने डैड निकोलस बेल को पहले ही कॉल कर दिया है। यही ईथन और निकोलस की पहली बार मुलाकात होती है। शुरुआत में इनके रिश्ते नॉर्मल और फ्रेंडली दिखते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में ग्रेडी हैना को बताता है कि निकोलस एक पावरफुल क्रिमिनल लॉयर है जो खतरनाक लोगों के लिए काम करता था। ग्रेडी कंफर्म करता है कि ईथन ने निकोलस और उसके सिंडिकेट के 8 मेंबर्स के खिलाफ सबूत दिए थे। इसी वजह से ईथन को अपनी पहचान बदलकर भागना पड़ा। द शॉप का स्कैम सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जिसने उसका पुराना पास्ट दोबारा एक्सपोज कर दिया। हैना पूछती है कि अगर फ्रॉड हो रहा था तो ईथन ने FBI को डायरेक्टली क्यों नहीं बताया। ग्रेडी समझाता है कि ईथन FBI के अंडर नहीं बल्कि US मार्शल के प्रोटेक्शन में था,
क्योंकि उन्हें शक था कि निकोलस के कनेक्शन FBI तक पहुंच सकते हैं। अगर ईथन का नाम ऑफिशियली सामने आता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। वहीं बेली एंड्रिया रीस के घर पहुंचती है। एंड्रिया उसे देखते ही कैथरीन को याद करती है और उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन निकोलस का एक आदमी उन्हें दूर से मॉनिटर कर रहा है। धीरे धीरे पता चलता है कि निकोलस और ईथन के बीच दरार तब आई जब निकोलस ने खतरनाक मुजरिमों को बचाना शुरू किया। ईथन ने उसके लिए एक इंक्रिप्टेड सिस्टम बनाया था, बिना जाने कि वो किस टाइप के लोगों के लिए यूज हो रहा है। सबसे बड़ा सच ये है कि कैथरीन की मौत हादसा नहीं थी। जब निकोलस ने एक खतरनाक केस लेने से मना कर दिया, तब कैथरीन को मार दिया जाता है। ईथन इस मौत के लिए इनडायरेक्टली निकोलस को जिम्मेदार मानता है। उसने सारे सबूत अथॉरिटीज को दे दिए। निकोलस को 6 साल की जेल हुई, लेकिन उसने कॉर्पोरेट नहीं किया, जिससे माफिया सर्कल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। उसने अपनी बर्बादी का इल्जाम ईथन पर डाल दिया। एंड्रिया बताती है कि उसने ईथन को भागने में मदद की ताकि बेली अपने डैड को भी न खो दे। ग्रेडी विटनेस प्रोटेक्शन का ऑप्शन देता है, लेकिन इसका मतलब होगा नई पहचान और पुरानी जिंदगी छोड़ देना। अब खतरा ये है कि निकोलस के लोग बेली को चारा बनाकर ईथन को सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं। ईथन ने चुपके से पैसे अरेंज किए थे ताकि हैना और बेली सेफ जिंदगी जी सकें, लेकिन हैना ये सब सुनने के बाद भी निकोलस से डील करने निकल जाती है ताकि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सके। रिवील होता है ईथन को विटनेस प्रोटेक्शन में जाना पड़ा था, लेकिन निकोलस के कनेक्शन की वजह से उनकी पहचान लीक हो जाती है। तब ग्रेडी, चार्ली और एंड्रिया मिलकर ईथन और क्रिस्टीन को नई पहचान देते हैं, ओवन और बेली, और उन्हें कैलिफोर्निया भेज देते हैं। द शॉप का स्कैम डायरेक्टली ईथन से जुड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे ही कंपनी नेशनल हेडलाइंस में आती है, ईथन को लगता है कि उसका पास्ट दोबारा उस तक पहुंच सकता है। इसीलिए वो फिर से भाग जाता है ताकि हैना और बेली सेफ रहें। हैना का ऑस्टिन जाकर सच खोजना सिचुएशन को और खतरनाक बना देता है। हैना डायरेक्टली निकोलस से मिलकर डील करती है। वो कहती है कि या तो बेली को छोड़ दिया जाए या फिर वो विटनेस प्रोटेक्शन में चली जाएगी और निकोलस अपनी ग्रैंड डॉटर को कभी नहीं देख पाएगा। निकोलस बेली की सेफ्टी का प्रॉमिस करता है, लेकिन ईथन की नहीं। हैना ये एक्सेप्ट कर लेती है ताकि बेली का फ्यूचर सेफ रहे। 5 साल बाद हैना और बेली सेफ लाइफ जी रहे हैं। एक पल के लिए ईथन दिखाई देता है जिंदा, लेकिन हमेशा भागते रहने के लिए मजबूर। फाइनल मैसेज ये है कि हैना ने अपनी जिंदगी को ग्रीफ के बाद भी रीबिल्ड किया। ईथन का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन बेली का फ्यूचर सिक्योर है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।